वीडियो दरअसल पिछली बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, इसकी वजह से फिर मैंने यही किया कि अब जो हमारे कॉलेज की सीरीज चल रही है तो उसमें फिर आधे आधे करके डिवाइड कर दूंगा, 12-12 के करके 25-12 या 13 का सेट बना के दो दो वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से वीडियो इतनी लंबी भी नहीं बनेगी और आप इजीली समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है बेटा, चलें जी, अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो अब हम 13 कर लिया था, 14 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलें जी, आए 14 पार्ट को देखते हैं। 14 पार्ट के अंदर क्या कह रहा है जरा देखें बेटा। 14 पार्ट के अंदर आपको एंटी डेरिवेटिव यानी कि चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन है। बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है। ये बेसिकली एक एमसीक्यूज है, इस तरह का एमसीक्यूज आपको मैंने करवाया हुआ है। ठीक है बेटा, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप थी, इसमें थोड़ी अलग चीज है बेटा। ये एक एमसीक्यूज दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब कह रहे हैं इसका एंटी डेरिवेटिव बताएं। तो इसको करने से पहले आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, क्या, एक्सपोनेंशियल एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ एक्स डैश, ठीक है, सिंपल, ये बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं कि एक फार्मूला था जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कि भाई एक्सपोनेंशियल एंटी डेरिवेटिव के फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्या, एक फंक्शन दिया और उसी का डेरिवेटिव उसके अंदर प्लस हो। ठीक है, तो ये बराबर होता है एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स फंक्शन से। जरा आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल जो है, एल एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, और जरा देखिए एल का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि एफ डैश एल एन का डेरिवेटिव लेंगे 1/x आ जाएगा, तो वो देखिएगा वही चीज इसके अंदर ऐड हुई हुई है। ठीक है बेटा, और एक्सपोनेंशियल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स मल्टीप्लाएंगे एफ एक्स से, यानी कि जो फंक्शन मेन दिया हुआ, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एल एन एक्स दिया हुआ है और प्लस सी होगा, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा आपको देखिए पहले एफ एक्स होता है और फिर एफ डैश होता है, बस इसने उलट करके लिखा तो कोई मसला नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल एफ एक्स क्या है, एल एन एक्स है, एफ एक्स डैश नहीं है। ठीक है बेटा, इस बात को देख लेगा, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, तो लिहाजा इसको टिक कर दें। तो आप जरा देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल एल एन प्लस ये पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे आके आपका 14 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी अब आ जाएं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएं, इस एमसीक्यूज के अंदर क्या कह रहा है, 1/sin क्यूब एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोस dx दिया हुआ है। ठीक है, अब इतनी सी बात है बेटा, अब आपको पता है कि एक फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन, साइन का डेरिवेटिव लेंगे कोस होता है। ठीक है, तो जब ये होता है वो सपोजिशन वाला क्वेश्चन किए है ना, तो यहाँ पे वही टेक्निक लग रही है। तो आपको पता है कि सिंपल यहाँ पे क्या करना है, साइन की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 कर दें, प्लस ही आपका आंसर आ जाएगा। जो फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने डायरेक्ट उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव का रूल लगाने के पावर के अंदर +1 कर दें, वही डिवाइड कर दें। तो लाजा यहाँ पे 3 था, 3 के अंदर 1 किया तो 4 आ गया, वही डिवाइड कर दिया। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, सपोजिशन में करना चाहते हैं, तो यकीनन आपने थ्योरी में पढ़ा होगा एक्सरसाइज सोल्व करते हुए, तो जब भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा ये आंसर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो हाँ ये लिखा हुआ है साइन ये। ठीक है बेटा, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, इधर बस जरा देखिएगा 1/4 को बाहर निकाल दिया मैंने, इसके नीचे डिवाइड किया तो उसको बाहर निकाल देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, चलें जी आगे चलते हैं। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, तो जरा देखिएगा ये थोड़ा ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, 1/कोट, ठीक है, 1/कोट 2x दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लगाओ। तो बेटा इस तरीके का कोई भी फार्मूला आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ कि 1/कोट 2x का डेरिवेटिव लो। तो लिहाजा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, टेंजेंट 2x dx, सही है, क्या करेंगे, टेंजेंट 2, क्योंकि 1/कोट किसका इनवर्स होता है, टेंजेंट का। यहाँ पे 2x लिखा तो आपने सिंपल 2x लिख दिया है। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान चीज थी, ये काम किया। अब आपको पता है कि टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव आपके बुक के अंदर है, तो उसका फार्मूला क्या दिया हुआ है आपको, ln sec x। तो यहाँ पे x लिखा है या 2x लिखा है, जो एंगल लिखा है वही लिख देंगे, सिंपल 2x प्लस c। अब आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि जब एंगल 2x से बढ़ के होता है तो उसका डेरिवेटिव उससे डिवाइड करते हैं फंक्शन से। तो लाजा इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव लिया तो सिंपल 2 आएगा आपके पास। तो आपका आंसर जो बनेगा वो ये चीज बनेगी। तो जरा देख लेते हैं, ln x 2x है, ये पहला ही आपका आंसर है, लेकिन इस पूरे के अंदर डिवाइड में क्या होगा, 2 आएगा इसके नीचे। तो वो उन्होंने बाय मिस्टेक आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि पेपर कोई और बनाता है और प्रिंटर कोई और करता है, तो उसको इतना अहम नहीं होता, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी। तो जरा देखिएगा ये आपका पहला वाला आंसर होगा, किस तरीके से आ गया है। ठीक है बेटा, चलें जी अब चलते हैं। उम्मीद है कि ये 2 एमसीक्यूज भी आपके समझ आ गए होंगे। अब हम कौन से करेंगे, अगला एमसीक्यूज क्या है, पार्ट एमसीक्यूज नंबर 17। ठीक है, चलें जी आ जाए। पार्ट नंबर 17 के अंदर क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव लेना है x² - a²। ठीक है,
एंड ठीक है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन। अब ये वाली बात आपने एक्सरसाइज 6.5 के अंदर पढ़ी होगी कि x माइनस ए होता है, यानी कि ए एक्स हो, फंक्शन हो, उससे एक कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो, तो लिहाजा हम क्या कौन सा फिर लगाते हैं, x किसके बराबर हो जाता है, साइन के, कोस के, टेंजेंट या सेक के, बेसिकली सेक के बराबर हो जाता है x माइनस ए। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, a माइनस एक्स होता तो फिर मैं x इजिकल टू साइन पुट करता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर मैं x इजिकल टू ए टेंजेंट पुट करता, लेकिन यहाँ पे x माइनस ए है। ठीक है, तो लिहाजा मैं यही चीज पुट करूंगा, आपने यकीनन ये चीज पढ़ी भी होगी। ठीक है बेटा, तो लिहाजा x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे, a sec थीटा। ठीक है बेटा, बड़ा ही इजी था, एमसीक्यूज था ये, आपको बस प्रैक्टिस होगी, आपने देखा भी होगा, टिक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक उम्मीद है कि आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने आगे के एमसीक्यूज करने हैं, चैलेंजिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए ये नया पेज जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो जरा देखें, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेट भी कर देते हैं बड़े खूबसूरत तरीके के अंदाज से। तो इन्होंने कर दिया, अब पेज भी थोड़ा यहाँ पे नया लगा ही लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको। अच्छा जी बेटा, अब हमने करना है पार्ट नंबर 18। तो 18 की सबसे पहले हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डाल दी है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lie on y एक्सिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ क्या हो, whose center lie on y एक्सिस। तो बेटा ये वाली बात आपको ये वाली बात बताई भी है कि जब आपको ये वाली बात पता होगी कि जब एक सर्कल y एक्सिस को टच करे या उसका सर्कल क्या हो, सेंटर हो y एक्सिस पे, तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लादा जरा देखिएगा, जहां पे x की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि g की वैल्यू नहीं होगी, वो आपका आंसर होगा। तो जरा देखिएगा, g की वैल्यू इसमें भी है, g की वैल्यू इसमें भी है, और g और इसमें तो f की वैल्यू भी नहीं है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप जरा देखिएगा, ये वाला आपका आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब एक सर्कल किसी भी एक्सिस को टच करता है, यानी कि यहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो लादा g एक x की वैल्यू होता है, तो ये हमारी 0 खत्म हो जाएगी। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे g की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू नहीं है, तो वो सिंपल नहीं लिखी जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर इसी तरीके से ये x एक्सिस को टच कर रहा होता तो हमारी इक्वेशन कौन सी बनती, ये वाली बनती। क्यों? क्योंकि उसमें फिर y की वैल्यू 0 होती। ठीक है बेटा, तो सिंपल आप इस चीज को लिख लिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको ये वाली क्वेश्चन बनेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ अगर नजर ना आ रहा हो या कोई भी किस्म की क्लियरिटी हो वो क्लियर हो जाए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड द सर्कल विद अ सेंटर। बेसिकली आपको मैंने ये वाली बात बताई थी कि एक इक्वेशन की सर्कल, ये कौन सा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 19 है। ठीक है, तो जरा इसको करते हैं, क्या करना है। 19 के अंदर आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको सेंटर बताना है, तो इसका जो सेंटर बनेगा बेसिकली वो ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने गलत बता दिया है, इसका सेंटर तो बेसिकली माइनस जी और माइनस एफ होता है ना भाई, सबके ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये माइनस है, मैंने प्लस किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस है। आप जरा देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस माइनस दिया हुआ है। मैंने आपको जो जनरल इक्वेशन है उधर बेसिकली यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, अगर यहाँ पे प्लस प्लस होते तो माइनस जी और माइनस एफ बन जाता है। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए, अगर माइनस जी और माइनस एफ की अगर माइनस जी और माइनस एफ दिया तो यहाँ पे फिर प्लस बनता है, जी और एफ बन जाएगा। क्यों? कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस मिलेगा, तो ये प्लस कर देगा इसको भी, और ये माइनस एफ की जो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारी माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो लिहाजा आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली जी और एफ ही बनेगा। तो आपका आंसर ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस जी और माइनस एफ लिखा है। अगर यहाँ पे प्लस जी और प्लस एफ लिखा तो फिर आप माइनस जी और माइनस एफ को ही टिक करते। ठीक है बेटा, अच्छा जी, तो यहाँ पे उम्मीद है ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हमने करना है एमसीक्यूज नंबर 20। तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। द सर्कल हुज रेडियस इज 0 यूनिट इज कॉल्ड। बड़ा ही आसान सा एमसीक्यूज है भाई, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। तो ये याद करने वाली बात है, इसको आप याद कर लें राम सुकून से। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो जरा देख लेगा, अब ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर है आपका, ये पार्ट नंबर है 21। तो पार्ट नंबर 1 में आपको कह रहा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। तो जरा देखें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस इक्वेशन से हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा पैरा बेसिकली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये वैसे इक्वेशन जो दी हुई है हमें पैराबोला की दी हुई है। तो ये किसकी तरफ लिखा है, माइनस वाई। तो माइनस वाई इस तरफ होता है, तो इसका मतलब ये हमारा पैराबोला कुछ यूं बन रहा होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स होता है ये फोकस से लेकर यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही आगे एक डिस्टेंस होगा, उसके ऊपर से एक लाइन जारी होती है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन बताओ, कौन से एक्सिस को काट रही है, वाई एक्सिस को काट रही है।
ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, और ये किस साइड पे पॉजिटिव की तरफ है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बस ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी y माइनस ए। तो लिहाजा आपने सिंपल इसको टच कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिस पैराबोला इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलें जी आगे चलते हैं। अब क्या करना है, पार्ट नंबर हमें दे रहा है, कौन सा दिया हुआ है, पार्ट नंबर 22, ठीक है। तो पार्ट नंबर 22 के अंदर हमें क्या कह रहा है, एमसीक्यूज के अंदर कह रहा है the foci of a hyperbola is always line। अब ये बताएं हाइपरबोला के अंदर, हाइपरबोला हमारे पास कैसी शेप होती है, हाइपरबोला हमारे अंदर बेसिकली ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो हाइपरबोला के अंदर जो फोकाई होते हैं, फोकाई क्या होते हैं, ये वाली चीजें होती हैं जो इनके दरमियान में, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं एस से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फोकाई होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, ए, इसको ए से, ये बेसिकली ए के होते हैं इनके डिस्टेंस। तो लिहाजा आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि फोकाई कहाँ पे होते हैं, हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है बेटा। एक ये वाला होता है और एक दूसरा ये वाला होता है, ये और ये, यानी कि एक वाई एक्सिस के साथ और एक एक्स एक्सिस के साथ। जो मेन एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं हाइपरबोला के अंदर। ये वाली बात आपको पता होगी। तो लिहाजा फोकाई हमेशा ट्रांसफर एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो आपने सिंपल ट्रांसफर एक्सिस को टिक कर देना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि ये और ये एमसीक्यूज आपके हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, इन द केस ऑफ एलिप्स, ठीक है, इन इट ऑलवेज ट्रू। अच्छा जी, अब एलिप्स क्या होता है, जरा एक बार शेप याद दिखा देता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने थ्योरी के अंदर क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, तो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। तो एलिप्स बेसिकली क्या होता है, एलिप्स कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि ये जो शॉर्ट होता है, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है शॉर्ट, यानी कि छोटा एक्सिस जो होता है। छोटे एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बी बोलते हैं, और जो बड़े एक्सिस का डिस्टेंस होता है हम उसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको पता होना चाहिए कि एलिप्स के अंदर हमेशा ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है। तो लिहाजा इसकी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, यानी कि बी बड़ा है, ए बड़ा रहेगा हमेशा, और बी जो है वो छोटा रहेगा। ये इसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। अब आगे, इफ एनी टू वेक्टर ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन द वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इफ एनी टू वेक्टर ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज आपको याद करना होगा, क्योंकि ये इंशाल्लाह जब ई कैट के अंदर आएंगे, और मेरा भी इरादा है कि मैं ई कैट के लिए बच्चों के लिए आसानी करूं, क्योंकि मैं खुद एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर हूं, मुझे पता है कि किस किस तरीके के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, क्या क्या लॉजिक होती है। तो इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ ये जरूर करूंगा कि आपको एमसीक्यूज बताऊं और वो टॉपिक बताऊं कि आप ये टॉपिक जरूर करें, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इन टॉपिक से जरूर एमसीक्यूज आ रहे होते हैं आपके एनईटी के पेपर के अंदर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी रखे तो मैं जरूर उसमें आपको गाइड करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा ई कैट के लिए, ठीक है। तो अभी तो हम इधर आ जाए। तो बेटा इफ एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, ये बात याद रखना कि जब ही दो डिटरमिनेंट आपने निकाला है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली तीन वेक्टर लिखे जाते हैं, एक और दो तीन, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके साथ ए बी और सी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से दो वेक्टर जो दो रो होती है वो सेम हो जाए, तो हमारा जो वेक्टर होता है वो जीरो हो जाता है। इस बात को याद रखना है, कॉमन एमसीक्यूज है ई कैट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखिएगा, इफ एनी टू वेक्टर ऑफ इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, जब भी किसी भी डिटरमिनेंट बोल दे या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर भी डिटरमिनेंट का फार्मूला लग रहा होता है, तो लिहाजा किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म या ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो जो हमारी क्या होती है रोज सेम हो जाए, तो हमारा जो आंसर बनता है वो जीरो बनता है, ठीक है बेटा। तो आपने जीरो को आंसर कर दीजिएगा। अब लास्ट एमसीक्यूज, द फाइनल एमसीक्यूज, इंशाल्लाह इसको हम खत्म करके फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, अगर ये जीरो हो तो द वेक्टर मस्ट बी क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। ये किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 9 में आपको बता दूंगा, लेकिन चलिए छोटा सा हिंट दे देता हूं किस कैसे हो जाएंगे। भाई ए क्रॉस बी बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो साइन जीरो पुट करेंगे, तो बेटा साइन जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो होल क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल आंसर जीरो बन जाएगा, ए क्रॉस बी। तो लिहाजा दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब इनके दरमियान में कितना एंगल बन रहा हो, बिल्कुल देखें सेम ही तो है, तो लिहाजा इनके आगे जो एंगल बन रहा होगा वो जीरो ही बन रहा होगा। तो ठीक है, तो जीरो एंगल बन रहा होगा तो साइन जीरो पुट करेंगे तो टोटल हमारा आंसर जीरो बनेगा, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारे एसटी पैट्रिक कॉलेज था ये, है ना बेटा, तो पैट्रिक कॉलेज के हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह और एमसीक्यूज भी करूंगा डिफरेंट कॉलेज के, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। अल्लाह हाफिज।